जय साथियों, आज हमारा पॉलिटी का सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो पिछले वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था, पिछले सेशन में आपको पढ़ाया था, उसको थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, फिर आगे धीरे भाई तुम्हारा आगे बढ़ने लगेंगे। तो देखो पॉलिटी हल्का से रिवीजन करते हुए चलेंगे। हाँ, जो पिछले क्लास में हम लोग देखे। तो पॉलिटी जो शब्द है, हालांकि ये क्या है, एक विषय है। क्या है? विषय है। ये विषय बनने से पहले की शुरुआत कैसे हुआ, हालांकि ये विषय कैसे बना। पॉलिटी जो शब्द है, ये शब्द नहीं है, ये विषय है। तो ये विषय आखिर कैसे बना? जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो, अगर डिटेल्स में अगर पढ़ना है आपको तो पिछले वीडियो आप देख सकते हो। मैं हल्का से यहाँ रिवीजन करूंगा, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। देखो जो पॉलिटी शब्द है ना, ये विषय, आखिर ये विषय का निर्माण कैसे हुआ, कैसे ये विषय का निर्माण हुआ। तो देखो कोई भी वस्तु बनने से पहले, कोई वस्तु हो या कोई निर्जीव हो, ये सही, मैं सजीव की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर विषय की बात कर रहा हूँ। तो कोई भी विषय बनने से पहले सर्वप्रथम क्या आता है? विचार आता है। तो कोई भी विषय, मतलब विषय हम क्या पढ़ रहे हैं? राजनीतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक विषय रख लो। विषय बढ़ने से पहले क्या आया? विचार को सीखना। विचार आया, किसी व्यक्ति के मन में विचार आया। विचार सजीव के मन में आएगा, निर्जीव के मन में तो आएगा नहीं। विचार आया, विचार को ही दर्शन बोलते हैं। विचार आया, दर्शन आया। इसी विचार को समाज के सामने तर्क वितर्क करते, वार्तालाप करते, बातचीत करते। क्या इस विचार से समाज की समस्या को दूर किया जा सकता है? अगर दूर नहीं किया जा सकता, फिर ऐसे विचार का क्या फायदा? लगने लगता है कि हाँ, इस विचार से समाज में जितनी भी समस्या है, उस समस्या को समाधान किया जा सकता है। तो यही विचार आगे चल के समाज में तर्क वितर्क करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। जब लगने लग जाता है, सारे एविडेंस मिलना शुरू कर देते हैं ना, सारे प्रूफ मिलने लग जाते हैं कि हाँ, इस विचार से समस्या का समाधान है, इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। तब यही क्या बन जाता है? एक राजनीतिक सिद्धांत बन जाता है। राजनीतिक सिद्धांत बोले तो थ्योरी, एक नियम बन जाता है। सिद्धांत को नियम कानून जो समझो है ना, क्या बन जाता है? पॉलिटिकल थ्योरी बन जाता है। यही सिद्धांत आगे चलकर डेवलप करके एक विषय का निर्माण ले लेता है, जिसे हम बोलते हैं राजनीतिक विज्ञान। क्या बोलते हैं? राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। राजनीतिक विज्ञान। हैंडराइटिंग इग्नोर करो, मेरा हैंडराइटिंग शुरू से ऐसे ही है। देखो राजनीतिक विज्ञान बन जाता है। राजनीतिक विज्ञान का मैंने क्या आपको डेफिनेशन बताया था, जिसमें देखो एक राज्य दूसरे राज्य की जब व्यवस्था को पढ़ते हैं, दोनों को तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो उसे बोलते हैं राजनीतिक विज्ञान। तो एग्जांपल देखो मैं डिटेल्स में यहाँ नहीं पढ़ा, हल्का रिवीजन कर लूँ। तो जैसे ब्रिटेन का संविधान है और अमेरिका का संविधान है और इंडिया का संविधान है। ब्रिटेन और अमेरिका में क्या संविधान, उनमें क्या वर्णन मिलता है, क्या वहाँ का व्यवस्था कैसे मिलता है, वहाँ का शासन प्रणाली क्या है, इसमें शासन प्रणाली क्या है, यहाँ शासन प्रणाली क्या है, और इंडिया में क्या शासन प्रणाली। जब इन तमाम प्रकार के विषयों को, जब इन तमाम प्रकार की व्यवस्था को जब लिंक करके पढ़ते हैं ना, तो मात्रा करके अध्ययन करते हैं, तो वैसे व्यवस्था को जब ज्ञान अध्ययन करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो क्या कहते हैं? राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। राजनीतिक विज्ञान में हमेशा क्या होता है? तुलनात्मक अध्ययन होता है। एक देश दूसरे देश के कंपेयर करके पढ़ाया जाता है। संविधान, इस संविधान में क्या लिखा हुआ है, इस संविधान में क्या लिखा हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ब्रिटेन के संविधान में क्या, वहाँ का जो लोकतंत्र है ना, प्रधानमंत्री का चुनाव, पीएम ना, प्रधानमंत्री का चुनाव लोकतंत्र के माध्यम से होता है, जनता के माध्यम से होता है। लेकिन जो वहाँ का प्रेसिडेंट है, वो आज भी राजा के रूप में है, क्राउन के रूप में। तो क्या राजा का चुनाव हो सकता है? नहीं हो सकता। राजा की राजा है, तो वहाँ आज भी राजतंत्र चलता है। लेकिन जब अमेरिका की बात करते हैं, है ना, अमेरिका की बात करते हैं, यूएस की बात करते हैं, तो यूएस में प्राइम मिनिस्टर का नाम कोई चीज नहीं है, प्रेसिडेंट होता है। वहाँ पर राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति को वहाँ प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट इलेक्शन होता है ना, जनता के माध्यम से डायरेक्ट इलेक्शन होता है। इस आधार पर हम बोल सकते हैं क्या वहाँ पर लोकतंत्र का है, देखा जा सकता है। लेकिन जब इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में देखा जाता है प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, लेकिन आज भी प्राइम मिनिस्टर का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है मतलब अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होता है। तो देखा हमने कैसे हम लोग अध्ययन किया। देखो यहाँ पर शासन प्रणाली कैसे देखा, देखो प्राइम मिनिस्टर के कैसे यहाँ पर देखा, यहाँ यूएस का कैसे देखा, यहाँ इंडिया का देखा। तो इस प्रकार के जब अध्ययन करते, तुलनात्मक अध्ययन करते, तब हो सकते हम क्या पढ़ रहे हैं? राजनीतिक विज्ञान पढ़े। लेकिन इसी राजनीतिक विज्ञान से जब एक शब्द निकल कर आता है राजव्यवस्था, क्या निकल कर आता है? राजव्यवस्था। इसका हिंदी होता है पॉलिटी। राज्यव्यवस्था में किसी खास देश के बारे में अध्ययन करते, किसी खास देश, किसी खास राज्य की व्यवस्था के बारे में पढ़ते। जैसे इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इंडियन भारतीय संविधान। जैसे हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे, तो केवल भारत के संविधान के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम भारत के संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं, हमने तमाम प्रकार की व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? हम राजनीतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं या राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं? तो हम बोलेंगे हम राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें किसी खास राज्य बोले तो देश, कंट्री। जब भी पॉलिटी की बात आएगी तो राज्य मतलब देश, कंट्री, ना कि यूपी बिहार। प्रांत का बोध नहीं होता है, पूरे कंट्री का बोध करवाता है राज्य मतलब। तो हम राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे तो मतलब किसी खास देश के बारे में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ एक शब्द लगा देते हैं, भारतीय राज्यव्यवस्था। भारतीय राज्यव्यवस्था हम क्या पढ़ने वाले हैं? भारतीय राज्यव्यवस्था। तो इसका क्या मतलब निकला? भारतीय राज्यव्यवस्था। तो हम भारत की राज्यव्यवस्था, देखो राज्यव्यवस्था का मतलब मतलब किसी खास देश, तो यूएस भी हो सकता है, यूके भी हो सकता है, अमेरिका भी हो सकता है, जर्मनी भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है। तो राज्यव्यवस्था कहाँ का राज्यव्यवस्था पढ़ रहे हैं? हम लोग भारतीय राज्यव्यवस्था।
भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, भारत का संविधान पढ़ने वाले हैं। तो आई बात समझ में? तो देखो कल का एक टॉपिक रह गया था, कल एक टॉपिक छूट गया था, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत एवं राजनीति और राजनीतिक एवं राजनीतिक सिद्धांत में क्या अंतर है। देखो राजनीतिक सिद्धांत में मैंने आपको क्या पढ़ाया, राजनीतिक सिद्धांत में राजनीति से संबंधित हम सिद्धांतों को पढ़ते हैं, सिद्धांतों को अध्ययन करते हैं, सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। किस चीज का अध्ययन करते हैं? राजनीतिक के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। और राजनीति में क्या चीज? राज्य की व्यवस्थाओं के बारे में। राजनीति में हम क्या पढ़ते हैं? राज्य की व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं, राज्य के व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं, के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो राजनीति में हम क्या पढ़ते हैं? राज्य की व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो इसी सिद्धांत का जब अध्ययन करते हैं, राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करते हैं ना, व्यवस्थाओं के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, केवल अध्ययन करने की मैं बात कर रहा हूँ, तो बोलेंगे हम क्या कर रहे हैं? राजनीतिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं, राजनीतिक सिद्धांत का हम अध्ययन करते हैं। लेकिन जब बात आती है राजनीति की, तो इसी राजनीतिक सिद्धांतों को जब हम व्यवहारिक रूप से देखते हैं ना, क्रियान्वयन करते हैं, व्यवहारिक रूप से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करो। जैसे हमने यहाँ सिद्धांत पढ़ा है ना, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है भारत में, अगर हम क्या पढ़े भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार किया जाता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। कैसे किया जाता है? अप्रत्यक्ष रूप से। और प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो भारत में किस प्रकार का तंत्र है? तो प्रजातंत्र है, तानाशाही तंत्र है या लोकतंत्र है? तो बोला जाए भारत में क्या है? लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। क्या है? लोकतंत्र है। तो भारत में लोकतंत्र, तो ये हमने केवल अध्ययन किया, पढ़ाई किया। लेकिन हम जब इसे व्यवहारिक रूप में देखते हैं, तो पता चलता है ये क्या है? राजनीति है। फॉर एग्जाम्पल ए नाम का कोई व्यक्ति है, सिद्धांत पढ़ा कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है, उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति बनने लायक क्या उम्र होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, या एमएलए होना चाहिए या एमपी होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन डिमांड करता है संविधान, भारतीय संविधान क्या डिमांड करता है। अगर उस व्यक्ति के पास, किस व्यक्ति के पास, ए नाम के व्यक्ति के पास सारे क्वालिफिकेशन है और उसने सिद्धांतों को पढ़ा और क्रियान्वयन किया, मतलब कि उसको अपने व्यवहारिक रूप में लागू करने की कोशिश किया, तो जैसे ही लागू किया तो राष्ट्रपति पद के लिए इसने इलेक्शन लड़ा, चुनाव लड़ा, है ना, चुनाव लड़ा। जब इस प्रक्रिया को हम देखते हैं, व्यवहारिक रूप में देखते हैं, तो ये क्या कर रहा है? पुराना व्यक्ति, ए नाम का जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है? राजनीति तो कर रहा है। जैसे कि एक्स नाम का पार्टी है, एक्स नाम का कोई पार्टी है, जो वाई नाम का कोई पार्टी है, इलेक्शन के लिए, है ना, चुनाव के लिए मतलब लड़ रहा है। तो चुनाव एक्स नाम की ये पुराना छाप है, ये भी पुराने छाप से, तो ये चुनाव लड़ रहा है कहाँ से? इस सिद्धांतों को पढ़ा, चुनाव कैसे लड़ा जाता है, एमपी बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन डिमांड करता है ना, एमएलए बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन डिमांड करता है, सिद्धांतों को जाना पड़ा। लेकिन उसको व्यवहारिक रूप में लागू करने की कोशिश किया, तो हम बोलेंगे पुराना बाबू, ये पुराना पार्टी क्या कर रहा है? राजनीति तो कर रहा है। जैसे कि हो गया आम आदमी पार्टी, हो गया बीजेपी, हो गया कांग्रेस, ये तमाम प्रकार की पार्टी है। जब चुनाव के लिए जो लड़ता है ना, अपना प्रचार प्रसार करता है, तो क्या कर रहा है? पुराना पार्टी क्या कर रहा है? राजनीति तो कर रहा है। कैसे कर रहा है? तो पहले सिद्धांतों को पढ़ता है। तो आपसे मैं प्रश्न पूछता हूँ, क्या राजनीतिक सिद्धांत नाम का कोई चीज नहीं होगा, है ना, राजनीतिक सिद्धांत नाम का कोई चीज नहीं होगा, सिद्धांत को कैसे कर दो, क्या राजनीति हो सकती है? मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, कमेंट सेक्शन में जो वीडियो देख रहे हैं उसको कमेंट सेक्शन में जवाब दो। राजनीति में अगर राजनीतिक सिद्धांत नहीं होगा, है ना, किसी देश में राज्य व्यवस्था में सिद्धांत नाम का कोई चीज नहीं होगा, कि वो व्यक्ति राजनीति कर सकता है? कमेंट करके बताओ। चलो शुरुआत करते हैं आज का सेशन। पॉलिटी, देखो मैंने बताया ये विचार, पॉलिटी कोई भी विषय पढ़ने से पहले विचार आता है, और विचार ही आगे चल के एक सिद्धांत बनता है, सिद्धांत से एक विषय का निर्माण होता है। लेकिन बताओ ये विचार किसके मन में आएगा? क्या कोई निर्जीव व्यक्ति के मन में आएगा, क्या निर्जीव प्राणी में आएगा, या सजीव प्राणी में आएगा? बताओ, सजीव के मन में आएगा, कोई व्यक्ति तो होगा जिसके मन में विचार आएगा। तो आखिर वो कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसके मन में विचार आया? क्या विचार आया? किससे, कौन से संबंधित, मतलब किस प्रकार का विचार है? राजनीति से संबंधित। तो राजनीति से संबंधित कौन सा ऐसा व्यक्ति जिससे सर्वप्रथम विचार आया? तो देखो नोट करो, राजनीति से संबंधित सर्वप्रथम विचार कहाँ आया? सर्वप्रथम विचार कहाँ आया? बताओ, राजनीति से संबंधित विचार कहाँ आया? तो यूनान, जो वर्तमान समय में यूरोप कहलाता है, यूनान की ग्रीक देश के एथेंस शहर में आया। एथेंस शहर में आया। किस शहर में आया? एथेंस शहर में आया। नोट करके लिख लो, राजनीति सर्वप्रथम राजनीतिक विचार, राजनीति से संबंधित सर्वप्रथम विचार कहाँ आया?
कोई देश का कोई लोकेशन तो होगा, कोई क्षेत्र तो होगा, कोई लोकेशन तो होगा, कोई एरिया तो होगा ना। तो देखो राजनीति से संबंधित सर्वप्रथम विचार यूनान की ग्रीक देश एथेंस शहर में आया। वो व्यक्ति कौन था? तो उस व्यक्ति का नाम था सुकरात। क्या नाम था? सुकरात। सुकरात। देखो अब हम पढ़ेंगे सुकरात के बारे में। सुकरात के बारे में सुकरात ऐसा व्यक्ति था जिससे राजनीति से संबंधित सर्वप्रथम विचार आया। यही एक ऐसा व्यक्ति था, यही केवल यही ऐसा व्यक्ति नहीं है, और भी देखो सुकरात के बाद आएगा प्लेटो। प्लेटो के बाद आएगा अरस्तु, लेकिन हमें सबसे पहले किसे पढ़ना है? सुकरात को पढ़ना है। देखो सुकरात ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसके मन में सर्वप्रथम विचार आया। किससे संबंधित? राजनीति से संबंधित सर्वप्रथम विचार आया। देखो सुकरात के बारे में जानते हैं। सुकरात का जन्म कब हुआ था? जन्म और मृत्यु देखो। चार सौ उनहत्तर और 399 ईसा पूर्व। बीसी को बोला जाता है ईसा पूर्व। देखो ईसा पूर्व क्या? देखो इधर एडी बोला जाता है, इधर बीसी बोला जाता है। तो देखो इतना ईसा पूर्व हिंदी बोला जाता है, इतना ईसा पूर्व, इधर बोला जाता है ईस्वी। देखो ईसा पूर्व तो कितना ईसा पूर्व? जैसे 1 ईसा पूर्व, 100 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व। तो देखो कितना बोला जन्म कब हुआ था? तो 469 ईसा पूर्व, मतलब 469 ईसा पूर्व। और मृत्यु कब हुआ था इसका? तो 399 ईसा पूर्व। मतलब कि जन्म बोल रहा था 469 ईसा पूर्व, और इसकी मृत्यु कब हुआ था? 399 ईसा पूर्व। तो मिला जुला के बोला जाए ये 70 वर्ष का आयु जिया था। 70 वर्ष आयु था मृत्यु के समय, 70 वर्ष का था। और इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? जहर का प्याला, जहर पीने से, जहर पीने से, ठीक, जहर पीने से। अब देखो इसका इतिहास क्या? देखो इसके पिता के बारे में देखो। पिता कौन थे? तो पिता इनका एक शिल्पकार के व्यवसाय, शिल्पकार के व्यापार थे। व्यापार ये बोलो व्यवसाय कहते थे, व्यवसाय है ना। अब माता कौन थी इनकी? तो माता इनकी थी दाई। तो दाई का मतलब क्या होता है? तो आज से लाखों साल पहले, सॉरी हजारों लाखों साल पहले, देखो दाई किसे कहते हैं? देखो दाई, देखो आज से हजारों साल पहले ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। जिस जो महिला जो प्रेगनेंसी के दौरान होती है, प्रेगनेंसी के दौरान होती है, तो आज समय से बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गए ना, बहुत सारे हॉस्पिटल आ गए। तो उस समय ऐसा था, उस समय दाई के माध्यम से एक ऐसी औरत थी जो मतलब जो महिला प्रेग्नेंट थी है ना, प्रेगनेंसी जो होती थी, तो उसमें जो बच्चा होने के दौरान क्या होता है ना, एक दाई मदद करती थी है ना, दाई मदद करती थी। एक प्रकार से कि नर्स की तरह काम कर रही थी। तो जो सुकरात की जो माता थी है ना, दाई का काम करती थी, एक प्रकार का नर्स की तरह काम करती थी। आई बात समझ में? और पिता क्या थे? शिल्पकार के व्यवसाय थे, मतलब मूर्तिकार थे, मतलब मूर्ति के व्यवसाय करते थे, मूर्ति बनाया करते थे। और इनका सुकरात का जन्म कब हुआ था? 469 ईस्वी पूर्व है ना, ईसा पूर्व। और मृत्यु कब हुआ था? 399 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व बोले तो मतलब ईस्वी से पहले, ईसा पूर्व। आई बात समझ में? और ये इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? जहर पीने से। इनका उम्र क्या था? 70 वर्ष का। तो देखो इनका थोड़ा इतिहास जानो सुकरात के बारे में। देखो सुकरात पहला, देखो इनका समस्या क्या था? सुकरात की समस्या क्या थी? सोफिस्टो से समझता थी। सुकरात का प्रियसिस मतलब उनका फेवरेट डियर स्टूडेंट कौन था? उनका फेवरेट स्टूडेंट कौन था? प्रियसिस कौन था? तो सुकरात का प्रियसिस कौन था? प्लेटो। याद रखना प्लेटो। अब सुकरात स्वयं एक निरक्षर व्यक्ति थे, स्वयं एक निरक्षर व्यक्ति थे, निरक्षर थे।
लेकिन देखो निरक्षर थे लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति थे। देखो ये 3 पॉइंट है, इसी 3 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए थोड़ा डीप में इसके पढ़ेंगे। तो देखो 3 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए सुकरात को पढ़ना है ना, सुकरात को हमें पढ़ना है। देखो सुकरात की समस्या किससे थी? सोफिस्टोस थी। तो सुकरात किसी व्यक्ति का नाम था और सुकरात एक ऐसा व्यक्ति था जिसे राजनीति से सर्वप्रथम विचार आया था। लेकिन जो वर्ड आया यहाँ पर, जो शब्द है सोफिस्ट, सोफिस्ट क्या था? तो सोफिस्ट एक प्रकार का प्रजाति समझो जिसमें व्यक्ति को समूह होता है जो घूम घूम के शिक्षा दिया जाता है। राज के अंदर, समाज के अंदर जो घूम घूम के शिक्षा दिया जाता था। और उसमें शिक्षा किस प्रकार की दी जाती थी? राजनीति से संबंधित। मैं बात करूँ राजनीतिक विजय, तो मैं बात किसकी करूँगा? राजनीति की ही बात करूँगा। तो सुकरात की समस्या क्या थी? सोफिस्टोस थी। और सोफिस्ट एक प्रकार का प्रजाति हुआ करता जिसमें व्यक्ति आते थे और व्यक्ति क्या करते थे? घूम घूम कर शिक्षा दिया जाता था। ठीक है भाई, जब शिक्षा देने का काम कर रहा है, सोफिस्ट की क्या है प्रजाति है और घूम घूम कर शिक्षा दिया जा रहा है, तो सुकरात को इससे क्या समस्या है? तो समस्या ये थी तो सोफिस्ट थे जो घूम घूम कर से जो शिक्षा दिया जाता था उसमें, तो प्रॉब्लम ये था ना, जो सोफिस्ट था वो गलत शिक्षा दिया जाता था। और सुकरात के अकॉर्डिंग, सुकरात का कहना था ना, सुकरात के अनुसार जो सोफिस्ट जो ज्ञान देता था ना, सोफिस्ट जो ज्ञान देते, जो घूम घूम कर ज्ञान देते थे, वो गलत जानकारी देते थे, वो गलत ज्ञान देते थे। सुकरात का कहना था जो सोफिस्ट जो ज्ञान दे रहा है वो बिल्कुल गलत है, वो अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। जिस प्रकार से मैं सोचता हूँ, मेरे पास जो मेरे पास नॉलेज है वो वैसा नॉलेज देना चाहिए। और जो सोफिस्ट था वो घूम घूम कर शिक्षा देता था लेकिन गलत जानकारी देता था। गलत जानकारी क्या? देखो सोफिस्ट को अगर आप पढ़ोगे, सोफिस्ट को पढ़ोगे तो इनका क्या कहना था? इनका क्या कहना था? देखो किसी वस्तु के प्रति, अगर देखो मेरे हाथ में ये पेन है, फॉर एग्जाम्पल मेरा पेन, इस पेन से क्या किया जा सकता है? इस पेन से लिखा जा सकता है ना, इस पेन से लिख करके ज्ञान अर्जित किया जाता है। लेकिन सोफिस्ट का क्या कहना था? सोफिस्ट का कहना था जो अंतिम सत्य, जो अंतिम ज्ञान वो कैसे निर्धारित किया जा सकता है? तो जो ज्ञानेंद्रिय के जो सुख है, जो अपने अंदर आत्मा की जो सुख प्राप्ति है, एक व्यक्ति को अपने अंदर आत्मा मन से ज्ञानेंद्रिय को जो सुख मिलता है वही अंतिम सत्य है। तो मुझे इससे किस प्रकार का सुख प्राप्ति हो सकता है? तो लिखने में, है ना, इससे मैं लिख रहा हूँ तो मुझे अंतरात्मा से सुख, मतलब सुख प्राप्त हो रहा है कि मैं इस पेन को जिस उद्देश्य से लाया था उस उद्देश्य में अपना काम कर रहा हूँ, अर्थात मुझे सुख की प्राप्ति हो रहा है ना, अंतरात्मा से सुखी मिल रहा है कि मैं इसे लिख रहा हूँ। तो सोफिस्ट का कहना था जो अपने अंतरात्मा को जो सुख मिले, है ना, ज्ञानेंद्रियों को सुख मिले, वही तो अंतिम सत्य है, वही तो अंतिम जानकारी है। तो लेकिन सुकरात का कहना था सबका तो सोच, सबका तो अंदर से सुख अलग हो सकता है ना, सबका ज्ञानेंद्रिय का सुख तो अलग हो सकता है। कोई अंतरात्मा से सोचता है ना, कोई अंतरात्मा से सोचता है, तो सबका सर हर एक व्यक्ति का। इसको नेक्स्ट पेज में देखते देखो सोफिस्ट, सोफिस्ट का क्या कहना था कि जो ज्ञानेंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को सुख की प्राप्ति हो, सुख की प्राप्ति हो, सुख की प्राप्ति हो, प्राप्ति हो, वही अंतिम सत्य है, वही क्या सत्य है ना। यही इसी बात से जो सोफिस्ट था, सोफिस्ट क्या था? घुमंतु प्रजाति बोले, घुमंतु प्रजाति। अब ब्रैकेट में लिख लो घूम कर ज्ञान देने वाले। इधर सुकरात, सुकरात को समस्या थी, किस बात से समस्या थी? इसी बात से समस्या थी कि जो ज्ञानेंद्रियों को जो सुख प्राप्ति मिले, है ना, ज्ञानेंद्रियों को अंतरात्मा से जो सुख मिले वही तो अंतिम सत्य है। ये किसका कहना था? ये सोफिस्टों का कहना था। और सोफिस्ट कौन था? जो घूम घूम कर जो जानकारी देता था, घूम घूम कर जो ज्ञान देता था, उसका क्या कहना था? ज्ञान इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय बोले तो 5 तरह, देखो आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा जो होता है ना, तो मतलब जो ज्ञानेंद्रिय को जो सुख प्राप्ति मिले, जो अंतरात्मा को जो सुख मिले वही तो अंतिम सत्य है। और सुकरात का कहना ये अंतिम सत्य नहीं है। एक व्यक्ति, यक्ष नाम का व्यक्ति है ना, यक्ष नाम का व्यक्ति, उसका ज्ञानेंद्रिय का सुख कुछ अलग हो सकता है, वो कुछ और सोचता है ना। फलाना व्यक्ति है, बी नाम का व्यक्ति है, उसका तो ज्ञानेंद्रिय का सुख अलग हो सकता है। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो, है ना। एक एग्जाम्पल, एक है ना, एक वस्तु है, ए नाम का व्यक्ति है, इस वस्तु को मान लीजिए बिस्किट है, बिस्किट का पैकेट है ना, बिस्किट का पैकेट है, इसका ज्ञानेंद्रिय क्या कहता है? ए नाम का व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, ये क्या कहता है? इस व्यक्ति को, इस बिस्कुट को अगर मैं खा लेता हूँ, इस बिस्किट को मैं अगर खा लेता हूँ तो मुझे भूख की, मतलब भूख खत्म हो सकता है ना। अगर ये ए नाम का व्यक्ति है, इस बिस्कुट को अगर खा लेता है तो बोलते हैं मुझे भूख मिल सकती है ना, मेरी भूख मिट सकती है। लेकिन वही बी नाम का व्यक्ति है, ये क्या कहता है? अगर मैं इस बिस्किट को क्या करता हूँ, ऐसे लोगों को मैं डोनेट कर देता हूँ, ऐसे लोगों को मैं बांट देता हूँ जिन्हें वाकई में भूख की जरूरत है। मतलब ये कह रहा है, ये कह रहा है कि मैं इसे खुद खाऊंगा, है ना, इसे स्वयं ग्रहण करूंगा, मेरे भूख की प्राप्ति है ना, इससे मुझे भूख मिट सकती है। बी कहता है नहीं, मैं इस बिस्किट को नहीं खाऊंगा, मैं किसी दूसरे को दान दूंगा, है ना, इससे किसी दूसरे व्यक्ति को भला होगा। तो कहने का मतलब हो गया, एक के अनुसार क्या अंतिम सत्य हो गया कि ए बिस्किट जो है ये मेरे लिए बिस्किट है, लेकिन बी क्या कह रहा है? ये बिस्किट है किसी दूसरे के लिए। तो बताओ अंतिम सत्य क्या निकला? ये तो भाई गलत हो गया ना। जो बिस्किट का पैकेट है ये कह रहा है कि ये मेरे लिए बिस्किट है, जिसे मैं खाऊंगा, मेरी भूख मिटेगी। लेकिन बी व्यक्ति क्या कह रहा है? इस बिस्किट को मैं नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं भूख लगी है, मैं ऐसे व्यक्ति को दूंगा जिसे वाकई में भूख की जरूरत है, जिसे वास्तव में भूख लगा, वैसे व्यक्ति को मैं बिस्किट का पैकेट दूंगा। तो कहने का मतलब ये तो कह रहा है कि मुझे भूख लगी है, मैं खाऊंगा, बी कह रहा है ये बिस्किट तो किसी दूसरे के लिए है। तो इसकी ज्ञानेंद्रिय का सुख, इसको सुख कहाँ मिल रहा है? इसे स्वयं खाने में सुख मिल रहा है, और इसे सुख कहाँ मिल रहा है? किसी को डोनेट करने में, दान करने में। तो ये स्वयं ग्रहण करना, एक दान कर रहा है। तो दोनों में कितना आकाश जमीन का अंतर है। और देखो दूसरा एग्जाम्पल क्या देते हैं, दूसरा एग्जाम्पल क्या देते हैं?
एक व्यक्ति से पूछा गया कि तुम्हें ज्ञानेंद्रिय, तुम्हें सुख कब प्राप्ति मिलती है? तो बोला मुझे खाने पीने का बहुत शौकीन हूँ, जब मैं खाता हूँ, जो टेबल पर बैठता हूँ तो मुझे बड़ा आनंद आता है, बड़ा सुख मिलता है। तो एक का क्या सुख हो गया? अंतिम सत्य क्या निकला कि मुझे खाने पीने का शौक है, इसलिए मुझे काफी, देखो ये थोड़ा सा फिलोसफी दर्शन में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारा सत्य एक अकॉर्डिंग क्या सत्य निकला कि मुझे खाने पीने का शौक नहीं यार, मैं तो खाने पीने में बड़ा आनंद मुझे फील होता है। तो मेरे अंदर आत्मा से क्या सुख मिला? क्या सुख मिला अंदर आत्मा से? खाने पीने का शौकीन है। एक बी नाम का व्यक्ति है, वो क्या कहता है, यार मुझे घूमने फिरने का बड़ा शौक है, अगर मैं कहीं नए लोकेशन पे जाता हूँ घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए निकलता हूँ, तो मुझे अंदर आत्मा से बड़ा सुख मिलता है। तो सुख की क्या डेफिनेशन निकली? व्हाट इज हैप्पीनेस? क्या सुख की परिभाषा निकली? तो ये कह रहा है मुझे, जो व्यक्ति मतलब एक अकॉर्डिंग क्या कर रहा है कि मैं खाऊंगा पीऊंगा, है ना, मैं खाने पीने का बड़ा शौकीन हूँ, तो मुझे सुख क्या मिल रहा है? किससे? अंदर से आनंद मिल रहा है, तो खाने से मिल रहा है। एक कह रहा है भ्रमण करने से, घूमने फिरने से। और देखो सुकरात के क्या कहना है, ज्ञानेंद्रियों को जो सुख प्राप्त करे वही अंतिम सत्य है, वही लास्ट एजुकेशन है, वही लास्ट सत्य हो सकता है। तो लेकिन यहाँ तो गलत हो गया ना। ए कह रहा है मुझे खाने पीने का शौकीन है, बी कह रहा है मुझे घूमने फिरने का शौक है, और एक सी व्यक्ति आ गया, बोला सी व्यक्ति यार मुझे पढ़ाने का बड़ा शौक है, जब मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को और बच्चों को समझ में आ जाता है तो मुझे ये अंदर से फील होता है कि यार बड़ा अंदर से आनंद आया। तो सुख की प्राप्ति क्या है? मुझे पढ़ाने में बहुत शौकीन है। एक बोला कि मुझे खेल कूद में बड़ा रुचि लगता है, जब भी मैं बैट लेकर के बाहर निकलता हूँ खेलने के लिए बड़ा आनंद आता है, बड़ा सुख मुझे फील होता है। ये पता लगे कि मुझे खेलने की रुचि नहीं है, लेकिन डी कह रहा है कि मुझे खेलने में रुचि है, सी कह रहा है मुझे पढ़ाने में रुचि है, ई कह रहा है अंतिम सत्य वही है जहाँ मुझे खाना, जब मुझे खाना मिलता है, नए नए पकवान मुझे मिलते हैं तो मुझे बड़ा आनंद आता है, वही तो अंतिम सत्य है। तो सोफिस्ट का कहना था भाई सत्य वही होता है जो अंतिम निर्णय उसको अलग अलग परिणामों में देखा जाए तो अंतिम सत्य वही निकल चुका है, मतलब एक जैसा हो। तो कहने का मतलब सुख की प्राप्ति अंतिम निष्कर्ष एक ही होना चाहिए। जैसे प्रकार आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो फॉर्मूला। अगर सोफिस्टों के अकॉर्डिंग बोला जाए ज्ञानेंद्रिय को जो सुख प्राप्ति है वही अंतिम सत्य है, बोलेगा नहीं ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो भाई मुझे 2 को दिख रहा है तो लिख दिया ए प्लस बी और प्लस ए प्लस बी हो गया 2 को। ये मुझे इसमें इसी में सुख है, मुझे इसी फॉर्मूला को सोल्व करने में सुख की प्राप्ति है, तो ये फॉर्मूला सही हो गया। एक व्यक्ति आया नहीं ऐसा नहीं फॉर्मूला होगा, इसका होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला मुझे इसमें सुख मिलता है, ये फॉर्मूला हो गया। एक व्यक्ति आया बोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको अगर हम LHS से RHS से प्रूफ करते तो वाकई में निकल आता है, ये अंतिम सत्य हो गया। तो सोफिस्टों का कहना था जो ज्ञानेंद्रियों को सुख की प्राप्ति मिले, जो अंदर आत्मा से सुख मिले वही अंतिम सत्य है। सुकरात इसी बात को विरोध करता था कि सत्य कभी बदला नहीं जा सकता, सत्य एक ही होता है, निष्कर्ष एक ही निकलता है, हर हाल में हर परिस्थिति में सत्य का निष्कर्ष एक ही होगा। सुकरात का इसी बात से नफरत करता था, इसी बात से इसके खिलाफ था कि ज्ञानेंद्रिय सबका अलग अलग हो सकता है ना, सबका अलग अलग अंदर आत्मा से सुख हो सकता है, किसी खाने पीने का शौक है, पर तमाम प्रकार का सत्य प्राप्ति। अब इसी के आधार पर अगर सत्य का निष्कर्ष निकाला जाए तो बताओ क्या सत्य एक जैसा निकल सकता है? तो सोफिस्ट सुकरात के अनुसार सोफिस्ट को तो गलत ठहराएगा, है ना, गलत ठहराएगा। और सोफिस्ट याद रख, नोट करके लिख लो, सोफिस्ट राजा के करीब हुआ करते थे, इसीलिए सोफिस्ट जब सुकरात सोफिस्ट के खिलाफ जाता था या उसकी बुराइयां करता था या फिर तो सोफिस्ट का आलोचना करता था। कौन आलोचना करता था? जब सुकरात सोफिस्ट का आलोचना करता था तो इससे दुखी कौन होता था? राजा दुखी होता था। क्यों? वहां का शासक क्यों दुखी होता था? क्योंकि सोफिस्ट राजा के करीब हुआ करता था। अगर सोचो, अगर कोई मेरे व्यक्ति करीब है ना, मुझे लगता है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा, अगर इसका कोई आलोचना करेगा, बुराई करेगा, स्वाभाविक है मुझे भी बुरा लगेगा। इसी प्रकार जब सुकरात की जब आलोचना करता था, इसके बारे में जो बुराइयां करता था कि भाई जो ज्ञान तुम बता रहे हो, ज्ञानेंद्रियों को सुख की प्राप्ति वही अंतिम निष्कर्ष है, वही सत्य, ये गलत है, ये अवधारणा गलत है। जब सुकरात इसको आलोचना करता था, गलत ठहराता था, तो शासकों को भी बुरा लगता था, वहाँ के राजा को भी गलत लगता था। तो देखो यही अंतिम में एक निष्कर्ष निकलेगा, सुकरात को फांसी की सजा दी जाएगी, है ना, सुकरात को मृत्यु दंड दी जाएगी। अभी देखो कहानी धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। तो सोफिस्ट क्या करता था? ज्ञानेंद्रियों को ही अंतिम सत्य मानता था, उसे जो ज्ञानेंद्रियों को जो सुख मिले, जो अंतरात्मा को सुख मिले वही अंतिम सत्य। लेकिन क्या ये अंतिम सत्य हो सकता है? नहीं। सत्य की क्या डेफिनेशन है ना, जो सच्चाई है उसकी क्या डेफिनेशन है, सत्य की क्या डेफिनेशन है? देखो परिभाषा के अकॉर्डिंग सत्य का क्या डेफिनेशन है? ये सत्य सुकरात के अनुसार क्या होना चाहिए? अस्थायी होना चाहिए, है ना, असंदिग्ध होना चाहिए। संदिग्ध मतलब जिसपे शंका न किया जा सकता है, जिसपे शंका नहीं किया जा सकता। असंदिग्ध होना चाहिए, अस्थायी होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, अपरिवर्तनशील होना चाहिए, परिवर्तनशील। ऐसा नहीं कि आज ये सत्य निकल करके आया, आज ये डेफिनेशन निकल करके आया, पता चला कल का कोई और सत्य है, कल कोई और सत्य इसका निकल करके आया। तो जो सत्य जो अंतिम निर्णय निकल करके आएगा वो एक अस्थायी रूप से होना चाहिए, परिवर्तनशील नहीं होना चाहिए, अपरिवर्तनशील होना चाहिए, मतलब बदलने वाला नहीं होना चाहिए, और एक वस्तुनिष्ठ होना चाहिए।
कैसा होना चाहिए? वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। इसका एक ही आंसर होना चाहिए, एक ही सत्य होना चाहिए, अनेक आंसर नहीं होना चाहिए, अनेक सत्य नहीं होना चाहिए। ये कौन कह रहा है? ये सुकरात कह रहा है। और किसकी आलोचना कर रहा है? सोफिस्टों की आलोचना कर रहा है ना? किसकी आलोचना कर रहा है? सोफिस्टों। और सोफिस्ट कौन था? सोफिस्ट कौन था? एक प्रकार का प्रजाति था, एक प्रकार का व्यक्ति था जो घूम घूम कर शिक्षा दिया जाता था, है ना? राजनीति के प्रति, राजनीतिक विषय का जो घूम घूम कर जो शिक्षा दिया जाता था, जो व्यक्ति थे जो घूमना, जिस प्रकार से बोलो घुमंती प्रजाति बोलो, है ना, घुमंती प्रजाति बोलो, उससे बोला जाता है सोफिस्ट। सोफिस्ट ही ऐसा व्यक्ति था जो घूम घूम कर प्रजाति, जो घूम घूम कर अपना राजनीतिक शिक्षा दिया जाता था। ये सोफिस्ट किसके करीब था? वहाँ के शासक बोले के राजा के करीब हुआ करता है। अब सोचो, सुकरात सोफिस्ट की आलोचना कर रहा है तो शासक को बुरा लगेगा। तब देखो, सुकरात जैसे ही सोफिस्ट की आलोचना कर रहा था और साथ ही साथ शासक का भी, वहाँ का जो राजा था, राजा की भी आलोचना करने लग गया। किसकी आलोचना करने लग गया? राजा की आलोचना करने लग गया। अब भाई यहाँ तो बस समझ में आता है, सोफिस्ट की आलोचना कर रहा था तो मुझे यहाँ समझ में आ रहा है कि सोफिस्ट का डेफिनेशन गलत था। जो अंतिम सत्य निकल करके आ रहा है, जो डेफिनेशन दे रहा था वो गलत है, सुकरात के अनुसार गलत। लेकिन भाई शासक के खिलाफ क्यों जा रहा था? शासक की आलोचना क्यों कर रहा था? तो देखो, उस समय यूनान, देखो यूनान में दो देश हुआ करता था, एक स्पार्टा और एक था एथेंस। एक स्पार्टा, एक एथेंस, दो शहर हुआ करता था, एक ये। इसमें क्या करता था? इसमें सैन्य शक्ति, इसमें सैन्य शिक्षा दिया जाता था। सैन्य शिक्षा बोली तो सैनिकों का शिक्षा दिया जाता था। और एथेंस में क्या दिया जाता था? इसमें मानसिक शिक्षा, इसमें मानसिक शिक्षा दिया जाता है। इसमें मानसिक शिक्षा दिया जाता है। मानसिक बोले तो जैसे कि राजनीतिक विज्ञान से संबंधित हो गया, राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित हो गया, तो इस तरीके से राजनीतिक सिद्धांतों से संबंधित शिक्षा दिया जाता था ना, राज्य से संबंधित शिक्षा दिया जाता था। यूनान में वर्तमान समय ये यूरोप में आता है। पहला ये हो गया एथेंस हो गया, दूसरा हो गया स्पार्टा हो गया। फिर एथेंस में मानसिक शिक्षा दिया जाता था और स्पार्टा में सैन्य शिक्षा बोले तो सैनिक शिक्षा दिया जाता था, है ना। तो एक समय ऐसा आता और एथेंस में कौन रहता था? सुकरात रहता था। सुकरात कहाँ का रहने वाला था? तो एथेंस का रहने वाला था, यूनान, एथेंस का रहने वाला था। लेकिन जब स्पार्टा और एथेंस में एक ऐसा समय आता है, ये स्पार्टा के लोग यहाँ के भी, यहाँ देखो, यहाँ केवल शिक्षा दिया जाता है किसका? सैनिक का शिक्षा दिया जाता था। और यहाँ केवल मानसिक शिक्षा दिया जाता है, केवल मानसिक शिक्षा। एक समय ऐसा आता है स्पार्टा के सैनिक, है ना, यहाँ पर विद्रोह कर देते, यहाँ पर आक्रमण कर देते, और आक्रमण करने पर ऐसा समय आता है एथेंस के कुछ हिस्से को ये कब्जा कर लेता है, कुछ हिस्सों को जीत लेता है। और स्पार्टा जो है ना, कुछ हिस्से को जीत लेता है, एथेंस के शहर को कुछ हिस्से को जीत लेता है स्पार्टा। इसके वजह से एथेंस के राज्य व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाता है। कैसा हो जाता है? अव्यवस्थित हो जाता है ना। वहाँ का जो प्रशासन व्यवस्था है, वहाँ का प्रशासन व्यवस्था पर लोग सवाल करने लग जाते हैं, और उनमें से कौन प्रमुख व्यक्ति होता है? सुकरात ही ऐसा व्यक्ति है जो प्रश्न आलोचना करने लग जाता है कि यहाँ का जो प्रशासन व्यवस्था ठीक रूप से काम नहीं कर रहा, काम इसलिए नहीं कर रहा था। अब समझ में आ रहा है कहानी? स्पार्टा के लोग एथेंस पर, है ना, आक्रमण करते, है ना, विद्रोह करते, और कुछ हिस्से को स्पार्टा जीत लिया, क्योंकि यहाँ सैन्य शिक्षा दिया जाता है। यहाँ के सभी व्यक्ति सैनिक है, और यहाँ मानसिक शिक्षा दिया जाता है। यहाँ पर किसी व्यक्ति के पास सैन्य शिक्षा नहीं है, किसी के पास शिक्षा है ही नहीं सैनिक से संबंधित। तो एक ऐसा समय आता है स्पार्टा के लोग इस पर आक्रमण कर देते हैं, विद्रोह कर लेते हैं, और यहाँ का कुछ भाग ये जीत लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। तब बात आता है राजा पर। वहाँ का जो शासक है, राजा है, वहाँ पर आलोचना करने लग जाते हैं, सवाल उठाने लग जाते हैं कि कैसा शासक है, प्रशासन व्यवस्था ठीक से काम नहीं चल रहा है, ठीक से चलाया नहीं जा रहा है, प्रशासन व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रहा। तो पर वहाँ का जो राजा है, वहाँ का जो शासक है, उस पर आवाज उठाने लग जाते हैं, वहाँ पर उन पर विवाद शुरू करना कर देते हैं। जैसे ही सुकरात, है ना, शासक के प्रति आवाज उठाना शुरू करता है, आलोचना करना शुरू करता है, तो वैसा माना जाता है उस समय कि सुकरात क्या कर रहा है? राजा के खिलाफ जा रहा है, शासक की आलोचना कर रहा है, शासक आलोचना कर रहा है, वहाँ का राजा का आलोचना कर रहा है। तो यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर बताया था, देखो, पहला सुकरात सोफिस्ट की आलोचना कर रहा था। सोफिस्ट की आलोचना इसलिए कर रहा था क्योंकि इसका जो ज्ञान जो दे रहा था, सोफिस्ट जो ज्ञान दे रहा था, इसका जो कथन था वो गलत था। इसके अकॉर्डिंग सुकरात के अकॉर्डिंग, क्योंकि सुकरात का मानना था जो सत्य हो सकता है, अंतिम निर्णय हो सकता है, वो सत्य होना चाहिए, अपरिवर्तनशील होना चाहिए। लेकिन सोफिस्ट के अनुसार क्या अस्थायी ज्ञान था? नहीं था। अस्थायी सत्य था, अस्थायी निष्कर्ष था? नहीं था। संदिग्ध था, परिवर्तनशील था। लेकिन सुकरात के अनुसार ये तमाम प्रकार की चीजें होनी चाहिए, तब माना जाएगा कि वो सत्य है। लेकिन लास्ट में वो शासक की भी आलोचना करने लग जाता है। शासक की आलोचना इसलिए करता है कि वहाँ जो राजा था, एथेंस का जो राजा था ना, एथेंस का राजा था,
बहुत सारे युद्ध में हारते जा रहा था और ऐसा माना जा रहा था कि उनसे प्रशासन व्यवस्था नहीं संभल रहा। जब प्रशासनिक व्यवस्था नहीं संभल रहा तो सुकरात उनकी भी आलोचना करने लग जाता है। किसकी आलोचना? राजा की आलोचना करने लग जाता है। क्यों राजा की आलोचना करने लग जाता है? क्योंकि उनसे प्रशासन व्यवस्था ठीक से चल नहीं रहा था। बाहर का देश और स्पार्टा के देश, वहां का जो सैनिक, जितने भी सैनिक है एथेंस पे आक्रमण कर रहे हैं और कुछ भाग कब्जा कर लिए। तो भाई राजा, वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ पर जो सदस्य है, वहाँ पर जो पब्लिक है, तो आवाज उठाएगी कि प्रशासन व्यवस्था किस तरीके से काम चल रहा है। राजा को नहीं संभाला जा रहा तो किसी दूसरे को राजा बनाया जाए, कुछ दूसरा अपने उत्तराधिकारी को अपना राजा बनाया जाए। तो राजा की बहुत सारी आलोचना होना शुरू कर दी। राजा के साथ सुकरात के साथ भी बहुत सारे ऐसे वहाँ के आम जो जनता थी ना, आम जनता की सारी पब्लिक राजा की खिलाफ आलोचना करने शुरू कर दी। तो ये राजा को लगने लग गया था कि देखो, एक तो हम युद्ध से हारते जा रहे हैं और एक तरफ क्या कर रहा है, जो सोफिस्ट है उनकी आलोचना कर रहा है। मतलब शासन व्यवस्था, वहाँ की जो व्यवस्था है उसको भी आलोचना कर रहा है, सोफिस्ट की भी आलोचना कर रहा है। कहीं ऐसा नहीं तो कि सुकरात है, स्पार्टा को एजेंट है कि वहाँ के व्यक्ति से मिल गया, वहाँ से किसी ने व्यक्ति को इनको भड़काया हो या फिर बोला हो कि जाओ वहाँ के व्यक्ति को, वहाँ के प्रशासन व्यवस्था को आलोचना करो, शासक के प्रति आलोचना करो, ताकि वहाँ जनता उग्र हो और राजा के प्रति वहाँ खिलाफ आंदोलन शुरू हो। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, जिस प्रकार मैंने आपको बताया। देखो, मैंने आपको बताया कि स्पार्टा है ना, एथेंस तो हारते जा रहा था, तो राजा, वहाँ का जो शासक था, राजा को ये लगने लग गया था कि ये मेरे खिलाफ भी आलोचना कर रहा है ना, राजा की भी आलोचना कर रहा है और सोफिस्ट की भी आलोचना कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो स्पार्टा का कोई एजेंट बन गया हो, है ना, स्पार्टा की कोई व्यक्ति से सैनिक से मिल गया हो और उसकी बात मान रहा हो। तो इन्हीं दिनों में जब ये काम कर रहा था सुकरात, तो सुकरात के ना बहुत सारे इनके फैन फॉलोइंग बढ़ने लगे थे, बहुत सारे उनके चाहने वाले बढ़ गए थे और ज्यादा कौन व्यक्ति थे? युवा व्यक्ति। सुकरात कहीं भी जब वो ज्ञान देते थे, जब कुछ बातें बोलते थे, तो युवा बड़ी चाव से सुनते थे, बड़े गौर से सुनते थे, आखिर सुकरात कह क्या रहा है, क्या कहना चाहता है। तो सुकरात के ज्यादा फैन फॉलोइंग कौन थे? युवा थे, ज्यादा युवा लोग थे। तो इस बात से भी राजा को भी बड़ा दुख होने लग गया था कि यहाँ की जो प्रजा है, सारे युवा है, किसकी फेवर में, किसके फैन फॉलोइंग में? सुकरात। और एक ऐसा समय आता है सुकरात, वहाँ पर लगभग 80 to 90%, 90% आबादी, जितने भी युवा थे, सारे इसी के फेवर में चले गए, सारे फैन फॉलोइंग सुकरात के हो गए थे, सारे वहाँ के युवा सुकरात के विचारों को मानने लगे थे, उनकी बातों से सहमत होने लगे थे। तो एक ऐसा समय आता है, उन्हें राजा को लगता है कि देखो, सोफिस्ट का भी आलोचना कर रहा है, यहाँ की प्रशासन व्यवस्था की भी आलोचना कर रहा है, राजा की भी आलोचना कर रहा है और युवा इसके समर्थक में जा रहे हैं, उनके विचारों को मान रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्पार्टा देश का कोई एजेंट बन गया हो और यहाँ की जनता को भड़का रहा हो, यहाँ प्रशासन व्यवस्था को गड़बड़ा रहा है ना, यहाँ के प्रशासन व्यवस्था को यहाँ खिलाफ आवाज उठा रहा है, जनता को भड़का रहा है। तो राजा को ये बात लगा, हालांकि मुझे पता है, आप लोगों को लग रहा कि राजा भी यहाँ भी गलत है क्योंकि उनसे प्रशासन व्यवस्था चल नहीं रहा और सोफिस्ट भी गलत है। यहाँ पर हर हाल में सुकरात ठीक है, लेकिन देखो राजा का क्या निर्णय निकल कर आता है, वहाँ पर जो शासक कहाँ का शासक? एथेंस का शासक, एथेंस है ना। राजा जो था, उनको ये लगने लग गया था कि सोफिस्ट के भी खिलाफ है और मेरे खिलाफ भी है और युवा इसके फैन फॉलोइंग है। तो राजा ने क्या निर्णय सुनाया? राजा ने क्या सुनाया कि सुकरात को बंदी बनाया जाए, सुकरात को क्या करना है? बंदी बनाया जाए, इसको गिरफ्तार किया जाए। और जैसे ही सुकरात को गिरफ्तार किया गया, सुकरात को फांसी की सजा सुना दी गई। फांसी की सजा क्यों सुनाया गया? फांसी सजा आपको पता चला फांसी की सजा क्यों सुनाया गया? क्योंकि वो प्रशासन व्यवस्था की, राजा की आलोचना कर रहा था, उनके खिलाफ आवाज उठा रहा था। और इतना ही नहीं, युवा उसके फैन फॉलोइंग बढ़ रहे थे और सोफिस्ट के भी खिलाफ थे। सोफिस्ट और राजा दोनों एक दूसरे से मिले हुए थे, मतलब कि जो सोफिस्ट हुआ करते थे वो राजा की शासक का ही वो हिस्सा हुआ करते थे। तो बता, अंतिम में क्या इनको सुनाया गया? फांसी की सजा सुनाया गया। लेकिन सुकरात जिस समाज से आते थे वहाँ फांसी देना अलाउ नहीं था, उन्हें ये अलाउ नहीं करता था फांसी देना। तो सुकरात को बोला चलो फांसी नहीं जा सकता है, लेकिन इसको मृत्यु दंड दिया जाता है। तो अंतिम इन्हें मृत्यु दंड दिया गया। मृत्यु दंड कैसा दिया गया? एक जहर का प्याला दिया गया। प्याला बोलते थाली जैसा प्याला होता है, एक जहर का प्याला दिया गया और बोला गया इस जहर का प्याला आप पियो और अपने मतलब कि अपना मृत्यु त्याग दो। तो इस प्रकार के मृत्यु दंड दिया गया। किस प्रकार का मृत्यु दंड दिया गया? इन्हें जहर का प्याला दिया गया, मतलब पहले गिरफ्तार किया गया, जेल के अंदर बंद किया गया और अंतिम में ये सजा सुनाई गई, इन्हें मृत्यु दंड दिया गया और जहर का प्याला दिया गया और ये जहर का प्याला देकर इनकी मृत्यु हुई। लेकिन क्या लगता है, जब गिरफ्तार हुआ था, तो जब सुकरात को जैसे गिरफ्तार किया गया था, क्या लगता है इनको कोई बचाने वाला नहीं आता? देखो, सुकरात के फैन फॉलोइंग इतने बढ़ गए थे कि वहाँ जो गेट है ना, जो वहाँ पर गेट मेंबर हुआ करता है, जेलर जितने लोग, तो यहाँ पर देखो बहुत सारे व्यक्तियों के साथ बहुत सारे व्यक्ति, इसमें जेलर लोग भी शामिल थे। जेल में जो लोग वहाँ पर जो जेलर हुआ करते थे, जेल के बहुत सारे व्यक्ति है ना, और प्रशासन के बहुत सारे व्यक्ति। इसके अलावा इसका फेवरेट, इसका प्रिय शिष्य, मैंने क्या बताया था, सुकरात के प्रिय शिष्य कौन है? प्लेटो और भी व्यक्ति, प्लेटो और उनके और साथ वहाँ के एथेंस के युवा
एथेंस के युवा, मतलब प्लेटो जो उनका प्रिय शिष्य था, प्लेटो के साथ साथ और भी बहुत सारे व्यक्ति थे, इसके पास गए, सुकरात के पास गए, पूरे रात में, आधी रात में गए, सुकरात से बोले गुरुजी आपने हमें बहुत शिक्षा दिया, बहुत जानकारी दिया, आप क्या कीजिए, मैंने आपका व्यवस्था किया, आप दुबई चले जाइए। उस समय दुबई तो नहीं था, मतलब कोई दूसरा शहर चले जाइए, एथेंस के अलावा ये शहर छोड़ करके दूसरा शहर चले जाइए, मैंने आपका सारा बंदोबस्त कर दिया, आप क्या कीजिए। क्योंकि देखो जेल से भागना क्या संभव था, क्योंकि जो जेलर था, जेल में बंद करने वाला व्यक्ति था, वो भी सुकरात के फेवर में था। सोचो, सुकरात इतना प्रसिद्ध हो चुका था, उनकी बातों और विचारों में इतना दम था कि जो जेलर व्यक्ति था उनके भी प्रभाव में आ चुका था। निरक्षर व्यक्ति थे, उन्हें लिखने का ज्ञान नहीं था, इतने बुद्धिमान व्यक्ति थे, इतने बुद्धिमान व्यक्ति थे कि जो जेलर व्यक्ति था उनके प्रभाव में आ चुका था, उनके विचारों से सहमत था। और जो प्लेटो जो उनका प्रिय शिष्य था, उन्होंने बोला कि मैं आपका सारा बंदोबस्त करता हूं, अब जेल को निकल के भाग जाइए। यहाँ पर गौर करने वाली बात है, प्लेटो का जो दार्शनिक फिलॉसफी है यहाँ से मैंने स्टार्ट होता है। तो प्लेटो ने पता क्या जवाब दिया, सोचो कि मैंने आज तक समाज के प्रति, लोगों प्रति कोई गलत काम नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया। तो अगर मैं आज जितना भी मैंने लोगों को ज्ञान दिया, सोफिस्ट भी घूम कर ज्ञान दिया करते थे और सुकरात भी ज्ञान दे, तो यहाँ से थोड़ा दार्शनिक स्टार्ट हो रहा है, फिलॉसफी स्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ा हम यहाँ से गहराई में जाएंगे। आप अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है तो वीडियो स्किप कर सकते हो, चलो कोई बात नहीं। तो देखो सुकरात ने क्या जवाब दिया, जब उन्हें बोला, उन्हें प्लेटो ने बोला कि आप जेल छोड़ के निकल जाइए, तो सुकरात ने क्या जवाब दिया। सोचो, सोफिस्ट भी ज्ञान देते थे घूम फिर करके, लेकिन उनका ज्ञान क्या था, आसक्ति ज्ञान था, अंतिम निष्कर्ष अस्थायी ज्ञान था। अस्थायी ज्ञान का A+B का होल स्क्वायर अलग अलग फॉर्मूला निकाला जा सकता है, उसका फॉर्मूला होगा तो एक ही होगा। सोफिस्ट के अनुसार वो तो गलत डेफिनेशन, गलत विचारधारा फैलाता था, लेकिन सुकरात भी वही काम करता था। वो जहां भी बैठ जाता था वहां पर युवा इकट्ठा हो जाया करते थे, जहां भी बैठ गया वहां युवा इकट्ठा हो जाता था। क्यों? उनके विचार सुनने के लिए, उनकी बातों सुनने के लिए। उनकी बातों में, विचारों में इतना दम था कि सोचो विचार, सोचो जेलर तक को प्रभावित हो चुके थे, इतना उनकी बातों में दम था। निरक्षर व्यक्ति थे, लिखने का ज्ञान नहीं था, इसीलिए सुकरात अपने जीवन काल में कभी भी पुस्तक नहीं लिखे। आपको ऑप्शन में आएगा, बताओ निम्नलिखित में सुकरात ने कौन सी पुस्तक लिखी, X, Y, Z, D नंबर पर रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तब आप बंद करके लगाइएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सुकरात निरक्षर व्यक्ति थे, लिखने का ज्ञान नहीं था, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति थे। तो सुकरात बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। जैसे ही बोला प्लेटो कि आप जेल छोड़ करके भाग जाइए, लेकिन उन्होंने जो बोला कि मैंने आज तक समाज में कभी गलत काम नहीं किया, कोई भी गलत विचारधारा नहीं फैलाया, मैंने जो भी दिया है समाज को अच्छा ज्ञान दिया, सब कुछ अच्छा सच दिया। अगर सोचो, सब लोग मुझे, पब्लिक मुझे जानती है, पब्लिक मुझे जानती है, यहाँ की मुझे जनता जानती है कि सुकरात ने जो ज्ञान दिया है, सुकरात ने जो राज्य में, जो देश में ज्ञान दिया है, एथेंस शहर में जो ज्ञान दिया है, वो काफी महत्वपूर्ण है। जो ज्ञान दिया, असत्य का ज्ञान दिया, असत्य का ज्ञान नहीं, अस्थायी ज्ञान दिया। अगर मैं यहाँ जेल छोड़ के भाग जाता हूँ, है ना, जेल छोड़ के भाग जाता हूँ, तो बताओ इस देश में, इस शहर में, एथेंस शहर में, है ना, एथेंस शहर में क्या मेरी इज्जत रह जाएगी, क्या मेरी वैल्यू रह जाएगी। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, मैं ही जो है ना जेल, अगर मेरे काम से लोग प्रभावित है, मेरे विचारधारा को लोग मानते हैं, मैंने बहुत सारा ज्ञान दिया, कल करके किसी कारणवश मुझे जेल में बंद कर दिया गया, और मैं जेल वही चलिए जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ, हर कोई यहाँ पर आता है, प्रशासन व्यवस्था आता है और मुझे जेल में बंद कर देता है कि तुमने जो ज्ञान दी है वो गलत जानकारी दी, हालांकि मैंने सही जानकारी दिया। और युवा भी मेरे फैन फॉलोइंग में, मतलब मेरे फेवर में, वो भी मेरे विचारधारा से सहमत है, जो मैं विचार देता हूँ, जो मैं ज्ञान देता हूँ, विचार जो मैं देता हूँ, युवा मेरे बातों से सहमत है, मेरे विचारों को मानते हैं। अगर प्रशासन व्यवस्था को बुरा लगता है, उनकी आलोचना करते हैं, वो मुझे जेल में बंद कर देते हैं। अगर रातों रात में जेल से भाग जाते हैं तो मेरे क्या छवि, मैं मतलब सुकरात, मैं अपनी बातें नहीं कर रहा, सुकरात की बातें कर रहा हूँ, तो एथेंस शहर में क्या इज्जत रह जाएगी, क्या वैल्यू रह जाएगी। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने ज्ञान के प्रति फेमस था, अपने ज्ञान के प्रति जाना जाता था, युवा उनके फैन फॉलोइंग में थे, बहुत सारे उनके प्रभाव में थे, किस लिए, उनके पास ज्ञान था, ज्ञान देते थे, इसलिए। अगर वो रातों रात जेल से भाग जाएंगे, लेकिन उन्हें सारी व्यवस्था कर दिया था प्लेटो ने, है ना, प्लेटो ने सारी व्यवस्था कर दी, अगर वो जेल छोड़ कर भाग जाते तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी, क्या वैल्यू रह जाएगी। तो सुकरात ने लास्ट में ये वर्ड बोला, ये शब्द बोला, जिसको आप नोट कीजिए कि देखो, वैसे भी सुकरात कितने वर्ष का, जो उनकी जो देह का प्यारा दिया गया था 70 वर्ष हो चुका था, है ना, 70 वर्ष का, 70 वर्ष बुजुर्ग भी, है ना। तो उन्होंने बोला एक बुजुर्ग व्यक्ति से क्या कल्पना कर सकते हो, आज नहीं तो कल मरना ही मरना, आज नहीं तो कल मरना ही मरना। सुकरात को ये अंतिम निर्णय है, अंतिम है, जो बोलता है आदमी मरणशील होता है, मैन इज मॉर्टल, है ना, आदमी मरणशील होता है, आदमी को एक दिन मरना ही मरना। अब वैसे भी 70 साल हो चुका था, तो मुझे आज या कल मरना ही मरना। अगर मैं इस तरीके से भाग करके, अगर मैं 2-4 साल रह भी जाता हूँ, तो मेरी क्या वैल्यू, क्या मेरी इमेज रह जाएगी, क्या मेरी वैल्यू रह जाएगी। सुकरात ने ये बताया कि जो मैंने, जो समाज में, जो मैंने, जो राज्य में, जो मैंने शहर में जो ज्ञान दिया, तो वाकई में सत्य का ज्ञान दिया, अस्थायी रूप का ज्ञान दिया। तो मैं इस तरीके से झेल करके मैं अपने पर कलंक नहीं करना सकता, मैं भाग नहीं सकता।
मैं चाहता हूँ कि जो मेरे जो यहाँ की जो मैं व्यवस्था को मानता हूँ, इस राज्य में मैं रहता हूँ, ताकि लोग मुझे कलंकित ना करें कि मैं स्पार्टा देश का एजेंट था, किसी देश के भड़काव में नहीं आया था, किसी के खिलाफ नहीं था। मैं देश के प्रति मैं अच्छा जानता था, अच्छा सोचता था, मैं अच्छा कहता था। अगर प्रशासन व्यवस्था को बुरा लगता है, अगर मुझे जेल में बंद करता है, तो मैं उसी का तो हिस्सा हूँ, मैं वहीं का तो नागरिक हूँ। अगर मुझे जेल में बंद करता है तो मुझे स्वीकार है, मुझे मृत्यु तक की स्वीकार है। कृपया जितने व्यक्ति गए थे, जो प्लेटो गए थे, आप लोग चले जाए, मुझे मृत्यु स्वीकार है। ऐसा प्लेटो का सोचता है कि उन्हें कहना था कि मुझे सत्य के मार्ग पर चलना है, मुझे असत्य के मार्ग पर नहीं चलना। जो मैंने ज्ञान दिया है ना, जो समाज में ज्ञान, वो सत्य का ज्ञान, वो सत्य का ज्ञान दिया, अगर मैं यहाँ से भाग जाता हूँ तो लोगों को लगेगा कि ये जो सत्य का जो ज्ञान दिया, जो विचारधारा, जो विचार दिए उन्होंने, जो ना ज्ञान दिया समाज को, वो गलत ज्ञान दिया, इसलिए तो जेल से भागे वो। तो मुझे सत्य के मार्ग पर चलना, असत्य के मार्ग पर नहीं चलना, सत्य के मार्ग पर चलना है। तो सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अगर मुझे मृत्यु भी कबूल है और मृत्यु भी मिले तो वो भी मुझे कबूल है। तो याद रखो, और सत्य के मार्ग पर चलना है तो एक दिन ऐसा भी आएगा भी कि आपको मृत्यु भी दंड दिया जाए, तो उसे आप स्वीकार करोगे, तभी आपको बोला जाए कि आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं। कभी आपने ये कभी डायलॉग या कभी आपने सुना होगा कि जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है ना, उनकी आयु बहुत कम रहती है ना, बहुत कम समय में। अगर सुकरात को गहराई से जानोगे, कोशिश करोगे, तो पता चलेगा जो व्यक्ति अच्छे रहता है, सत्य के मार्ग पर चलता है, हमेशा आदर्श के भाव पर चलता है, आदर्श के मार्ग पर चलता है, तो उन्हें मतलब जल्दी मतलब भगवान के बुला लेते हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा बोला जाता है समाज में, बहुत लोगों को सुना है। तो सुकरात का यही कहना था कि मुझे सत्य के मार्ग पर चलना, अगर मृत्यु भी कबूल है, अगर मृत्यु भी मुझे मिले तो वो भी मुझे कबूल है। तो इस तरीके उनका सोच था। और दूसरा इनका क्या फेमस था, इनका क्या फेमस विचारधारा क्या था, विचार क्या था कि मैं इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। समझ में आ रहा है? सुकरात सोचो, एक पूरा राज्य की कल्पना कर रहा है, राज्य की व्यवस्था कैसा होना चाहिए, मतलब कि वहाँ का संविधान कैसा होना, संविधान तो क्यों नहीं बोलता, वहाँ की व्यवस्था कैसा होना चाहिए। देखो, एक तरफ ऐसा देश है जो हावी होते जा रहा है ना, कब्जा करते जा रहा है और आलोचना कर रहा है देश की व्यवस्था इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से होनी चाहिए। प्राचीन काल की मैं बता रहा हूँ, सुकरात प्राचीन काल का राजनीतिक विचार था, याद रखना। इस काल का था, प्राचीन काल का था, अभी आधुनिक काल की नहीं बता रहा, प्राचीन काल का बता रहा। तो उस समय ऐसा उसके सोच था, ऐसा विचारधारा था, तो ऐसा विचारधारा था, तो उस समय ऐसा सोचता, यकीनन मानो वो एक बुद्धिमान व्यक्ति था। तो उसका यही कहना था कि मुझे सत्य मार्ग पर चलना, अगर मृत्यु मिले तो मुझे कबूल है। तो उसका कहना था, मुझे क्या विचार फेमस है, क्या उनका थोड़ा फेमस है कि मैं इतना जानता हूँ मैं कुछ नहीं जानता, मैं इतना जानता हूँ मैं कुछ नहीं, मतलब कि मुझे इतना जानकारी है कि मैं कुछ नहीं जानता। मतलब एक तरह से ये भी कह रहा है कि मुझे सब कुछ पता है, और एक तरह से ये भी कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, कि मैं सीखता हूँ, सिखाता हूँ। अगर जिस दिन आपको घमंड लगना शुरू हो जाए कि मुझे बहुत ज्ञान है, मुझे तमाम प्रकार के विषयों को 1-2-3 विषय मतलब 10-15 विषय के पास जानकारी है, तो आप मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ के देख लेना, आपको आपात का अंदाजा पता चलेगा कि क्या है ना, किस लेवल में हूँ। तो देखो, जिस प्रकार से यूनिवर्स है, एक यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सीज आते हैं, और इस यूनिवर्स में तमाम प्रकार के यूनिवर्स है, अनेकों यूनिवर्स है। तो जब आप ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे आप, तो आपको पता चलेगा कि मेरे ज्ञान का कहाँ है ना, हम किस लेवल में। तो हजारों लाखों यूनिवर्स है, और एक यूनिवर्स में 3 गैलेक्सी है, और एक गैलेक्सी में हम लोग आते हैं, उसमें 9 प्लैनेट्स है ना, 9 ग्रह है, और उसमें से एक ग्रह आता है पृथ्वी। पृथ्वी में एक देश आता है, एक महाद्वीप आता है, एशिया महाद्वीप, और एक महाद्वीप आता है, एक देश भारत, और भारत में एक राज्य आता है। सोचो, ये हो गया एक गैलेक्सी के अंदर, एक यूनिवर्स के अंदर 3 गैलेक्सी, ऐसे लाखों करोड़ों यूनिवर्स है। तो जिस दिन आपको ये अनुभव होने लगा कि मुझे बहुत घमंड है पढ़ाई का, मुझे बहुत जानकारी है, तो ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ लो, आपका औकात का अंदाजा लग जाएगा कि आप किस लेवल में। तो सुकरात सोचो, ये बात मुझे आज मैं भी आपको बता रहा हूँ कि घमंड नहीं करना चाहिए ज्ञान का। सुकरात प्राचीन काल में, ईसा पूर्व ईस्वी का शुरुआत नहीं हुआ था, प्राचीन काल में ये बोल रहा है, ये विचार बोल रहा है कि मैं इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। सोचो उसका कल्पना क्या होगा, क्या सोचने की क्षमता होगी इसकी, कि मैं इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। उसका फेमस प्रसिद्ध लिख लेना, नोट करके लिखो, सुकरात का प्रसिद्ध विचार क्या था कि मैं इतना जानता हूँ मैं कुछ नहीं जानता। ये प्रसिद्ध उनका विचार है कि मैं इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। इसका मतलब समझ में आया कि कभी भी अपने ज्ञान के प्रति घमंड नहीं करना चाहिए, असत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, ये सुकरात का कहना था। तो आई बात समझ में? तो थोड़ा सा नोट करके लिखो, 2-3 पॉइंट अगर आपके एग्जाम में पर्पस से जो क्वेश्चन पूछे जा सकता है, नोट करके लिखो। सुकरात का जन्म कहाँ हुआ? सुकरात कैसा व्यक्ति था? एक प्राचीन राजनीतिक विचारक था, कैसा विचारक था? सर्वप्रथम विचारक था। इसका जन्म कहाँ हुआ था? यूनान ग्रीक देश के एथेंस शहर में है ना, एथेंस शहर में। ये किसके खिलाफ था? ये सोफिस्टों के खिलाफ था, है ना। सुकरात की समस्या किसके बीच में थी? तो सोफिस्टों के बीच में थी। किसके बीच में थी? सोफिस्ट क्या? एक प्रकार की प्रजाति है ना, जो घूम के शिक्षा दिया जाता। हालांकि सुकरात में घूम के शिक्षा दिया जाता, वो जहां भी खड़ा हो जाता तो वहां पर लोग लाखों लोग इकट्ठा, लाखों लोग नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारे युवा इकट्ठा हो जाया करते थे।
किस लिए? उनकी बात सुनने के लिए। तो इनकी समस्या थी सोफिस्टों से इसलिए, और लास्ट में ये प्रशासन व्यवस्था की आलोचना करने लगे थे, करने लगे थे। इसलिए क्योंकि उस समय है ना, उस समय क्या हो रहा था ना कि एथेंस में स्पार्टा का जो देश है वहाँ पर हावी करते जा रहे थे, मतलब युद्ध में एथेंस शहर हारता जा रहा था, युद्ध में हारता जा रहा था। तो इस तरीके से जब वहाँ पर आलोचना करना शुरू किया तो वहाँ राजा को ये लगने लगे कि यहाँ युवा को भड़का रहा है। राजा यहाँ समझने लग गया था कि सुकरात यहाँ के युवा को भड़का रहा है, इसीलिए इसको फांसी की सजा दी गई। सर्वप्रथम इसको फांसी की सजा दी गई। कितने उम्र में इसको फांसी से? याद रखना, सुकरात की मृत्यु कब हुई थी? 70 वर्ष की आयु में। इसको फांसी की सजा कब दी गई थी? तो 70 वर्ष की आयु में, है ना, याद रखना, 70 वर्ष की आयु में फांसी की सजा दी गई। लेकिन ये जिस समाज से आता था ना, जिस वर्ग से आता था, वहाँ फांसी अलाउ नहीं करते, तो इसे बोला जाए कि इसे मृत्युदंड दिया जाए, लेकिन किस रूप में? जहर का प्याला दे करके, जहर का प्याला दे करके। ये प्याला क्या चीज होता है? एक प्रकार से समझिए थाली ना, बर्तन जिसमें जहर दिया जा सके, जहर का प्याला दे करके, और उन्होंने जहर पिया और अपने प्राण त्याग दिए। तो याद रखना, इनका फेवरेट स्टूडेंट मतलब प्रिय शिष्य, याद रखना, प्लेटो। अब प्लेटो है ना, सुकरात के बाद हम प्लेटो का ही पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले? प्लेटो को पढ़ने वाले। और दूसरा बात एक और नोट करके याद लिख लेना, सुकरात भी क्या करते थे? ज्ञान देते थे, लेकिन किस तरीके से ज्ञान देते थे? अस्थायी, असंदिग्ध, अपरिवर्तनशील ज्ञान देते थे। सत्य का उनके क्या कहना था? सत्य का मतलब क्या होना चाहिए? अस्थायी, अपरिवर्तनशील, असंदिग्ध होना चाहिए, अस्थायी होना चाहिए, अपरिवर्तनशील होना चाहिए, असंदिग्ध होना चाहिए। दूसरा नंबर, सोफिस्ट भी तो ज्ञान देते थे, सोफिस्ट तो ज्ञान देते थे घूम फिर के, है ना, मतलब घूम घूम करके ज्ञान दिया करते थे सोफिस्ट। लेकिन सुकरात भी तो ज्ञान दिया करते थे। तो सुकरात का जो ज्ञान देने का शैली क्या था? याद रखना, प्रश्नोत्तर बोलो या द्वंद्वात्मक बोलो? द्वंद्वात्मक बोलो या प्रश्नोत्तर? आखिर ये प्रश्नोत्तर क्या चीज? देखो, फॉर एग्जाम्पल, मैं इस पेन से क्या कर सकता हूँ? इस पेन से क्या करते हैं? पहला व्यक्ति उठा और इस पेन से लिख सकते हैं, दूसरा व्यक्ति उठा, इस पेन से हम लिख करके ज्ञान हासिल कर सकते हैं, दूसरा बोला इस पेन से हम अपना पॉकेट में रख करके दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न जवाब हुआ ना, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। तो इनका जो शैली था ना, प्रश्नोत्तर करने का शैली था। सुकरात ऐसे स्थान पर बैठ जाते थे, थोड़ा सा ऊंचा स्थान हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर युवा लोग बैठ गया है ना, एथेंस के युवा बैठ गया, थोड़ा सा ऊंचा स्थान पर थोड़ा पत्थर रख करके या चेयर टाइप का, मतलब कुछ ऐसा रख करके ऊंचा स्थान पर बैठ गए और प्रश्न जवाब करते थे। और प्रश्न जवाब करते कब, क्यों, कैसे, ऐसे इस तरीके से प्रश्न जवाब करते जब अंतिम निर्णय पर आते थे, अंतिम निष्कर्ष पर निकल कर आते थे, तो वही अंतिम सत्य हुआ करता था। तो कहने का मतलब, उनको ज्ञान देने का शैली, मतलब कि बातचीत करने का शैली, उनका विचारधारा की शैली क्या था? तो याद रखना, प्रश्नोत्तर या द्वंद्वात्मक या प्रश्नोत्तर। अगर आप राजनीतिक विज्ञान पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, तो ये सब याद रखना। अगर आप दार्शनिक पढ़ रहे हो, फिलोसफी पढ़ रहे हो, तो याद रखना तो सुकरात का विचारधारा क्या था, उनके बात करने की तरीका क्या था, क्या शैली था? द्वंद्वात्मक शैली था। किस प्रकार का शैली था? द्वंद्वात्मक शैली था। तो कितना पॉइंट मैंने आपको लिखा है? तो प्राचीन का सर्वप्रथम राजनीतिक विचार, वो कौन सा व्यक्ति था जो राजनीतिक विचार सर्वप्रथम आया? कौन सा व्यक्ति था जिसके पास राजनीतिक विचार सर्वप्रथम था? तो राजनीति से संबंधित प्राचीन काल की मैं बात बता रहा हूँ। प्राचीन काल में सर्वप्रथम राजनीति से संबंधित सर्वप्रथम विचार किस व्यक्ति के पास आया? तो सुकरात के पास आया। हाँ, और रहने वाला कहाँ था सुकरात? ग्रीक देश के एथेंस शहर का रहने वाला था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 70 वर्ष की आयु में थी। और कब हुई थी? 399 ईसा पूर्व, 399 ईसा पूर्व। और 469 ईसा पूर्व में इनकी वो हुआ था, जन्म हुआ था। 469 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था और 399 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। और पिता कौन थे? तो इनके पिता एक शिल्पकार थे, मूर्तिकार थे, है ना, शिल्पकार थे। और इनकी माता क्या थे? दाई। दाई का मतलब समझ में आया? हाँ, उस समय प्राचीन काल में डॉक्टर या नर्स वगैरह नहीं होते थे, तो उस समय जो महिला जो प्रेगनेंसी हुआ करती थी, तो एक नर्स की तरह काम किया करते थे लेडीज महिला लोग, उन्हें बोला जाता था। सुकरात की माँ की क्या थी? सुकरात की माँ दाई थी। और उनके पिता क्या थे? शिल्पकार थे। याद रखना, उनके पिता क्या थे? शिल्पकार थे, मूर्तिकार थे, मूर्ति बनाने वाले थे। और उनके माँ दाई थे। और ये सुकरात कैसे व्यक्ति थे? सुकरात एक निरक्षर व्यक्ति थे, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति थे। इसीलिए निरक्षर होने के बाद इसलिए उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी। सुकरात एक निरक्षर व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने कोई भी किताब नहीं लिखा। लेकिन वो एक कैसे व्यक्ति थे? बुद्धिमान व्यक्ति थे। और उनका फैन फॉलोइंग कौन थे? ज्यादा उनसे प्रभाव कौन से व्यक्ति थे? युवा व्यक्ति। ज्यादातर उनसे प्रभावित व्यक्ति थे युवा लोग। आई बात समझ? नोट करके लिखो। और उनका बातचीत करने का शैली क्या था? विचार उनका क्या था? प्रश्न देना था। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने देखा सुकरात के बारे में, कल हम देखेंगे सुकरात का प्रिय शिष्य। सुकरात का प्रिय शिष्य कौन होगा? प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे।
आज हमने पढ़ा सुकरात के बारे में। ये सब क्या है? ये राजनीतिक विचारक है। ये सब क्या है? राजनीतिक विचारक। राजनीतिक विचारक है। मैंने कल आपको पढ़ाया था कि कैसे राजनीतिक विज्ञान का जन्म हुआ। पहले विचार आया, विचार से सिद्धांत आया। तो सिद्धांत कौन देगा? कौन थ्योरी देगा? निर्जीव तो देगा नहीं, सजीव तो देगा, कोई व्यक्ति तो ही देगा। तो इसी प्रकार सुकरात ने थ्योरी दिया, फिर प्लेटो ने क्या थ्योरी दिया, फिर प्लेटो का स्टूडेंट निकल कर आएगा अरस्तु। क्या निकल कर आएगा? अरस्तु। इसी का शिष्य है सुकरात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य निकल कर आएगा अरस्तु। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया, जो थ्योरी दिया, इन्होंने जो थ्योरी दिया, फिर इन्होंने थ्योरी दिया। जब इस सभी थ्योरी को जब कलेक्शन करेंगे तो एक विषय का निर्माण होगा जिसको हम बोलेंगे राजनीतिक विज्ञान। और उसी से एक शब्द निकल करके राज व्यवस्था। जब हम पढ़ेंगे राज व्यवस्था तो हम लोग ज्यादा नहीं इसी 3 विचारों को पढ़ेंगे, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है ये, फिर भी हम थोड़ा हल्का सा पढ़ते हुए निकलेंगे इसको। तो सुकरात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का स्टूडेंट अरस्तु, और अरस्तु का ही एक स्टूडेंट निकलेगा सिकंदर। सिकंदर है ना, सिकंदर। सोचो, सिकंदर को बोला जाता है महान सिकंदर, जिसने पूरा विश्व राज किया। भारत छोड़ करके, भारत पर नहीं आ पाया क्योंकि उस समय चाणक्य मौर्य वंश का चल रहा था। चाणक्य ने इन्हें मार कर भगाया था। तो बात अलग है, ये इतिहास का मामला है। तो सिकंदर, जिसे महान सिकंदर बोला जाता है, पूरा विश्व को जीता। सोचो, और अरस्तु को बोला जाता है राजनीतिक विज्ञान का जनक बोला जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। हु इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? तो राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तु को बोला जाता है। कल्पना करो, जिसका गुरु, सिकंदर का गुरु कौन सा? अरस्तु। तो जिसका गुरु अरस्तु जैसा ऐसा व्यक्ति है, जिसका गुरु अरस्तु जैसा व्यक्ति है, राजनीतिक विज्ञान का जनक है, राजनीतिक विज्ञान का फादर है, और उसका स्टूडेंट निकला सिकंदर बनकर जो निकला, उसका ही शिष्य निकला, पूरे विश्व पर राज किया। सिकंदर महान क्यों महान बोला गया? इसके पीछे भी कोई लॉजिक होगा, है ना? जिसका गुरु राजनीतिक विज्ञान का पूरा जनक है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है। जिसका गुरु, भाई गुरु तो चला चीनी बनेगा ही, है ना? गुरु अगर चला चीनी बनेगा ही बनेगा। तो गुरु जिसका जनक माना जाता है, राजनीतिक विज्ञान का उस्ताद बोला जाता है। तो जिसका स्टूडेंट निकला सिकंदर, पूरे विश्व पर राज किया। तो हम लोग सिकंदर को नहीं पढ़ना, इसका इतिहास का मामला है, लेकिन इस 3 को पढ़ना चाहिए। सुकरात को पढ़ना, सुकरात को मैंने पढ़ा दिया। कल हम पढ़ेंगे प्लेटो, उसके बाद पढ़ेंगे अरस्तु। बात समझिए। और प्लेटो को कहा जाता है राजनीतिक दर्शन का जनक, और इसको बोला जाता है राजनीतिक विज्ञान का जनक। तो आज तक इतना ही, कल हम पढ़ेंगे प्लेटो। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।